रिजल्ट भी हमने शेयर कर लिए। सेकंड आउटलाइन में डियर स्टूडेंट बहुत से लोगों ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया, दे हैव इंप्रूव्ड अ लॉट, अच्छी इंप्रूवमेंट की है उन्होंने। आज जैसे कि हमने शुरू से स्टार्ट किया था कि वी हैव टू टाइप ऑफ ऐसे, वन इज नोन एज आर्गुमेंटेटिव ऐसे एंड द सेकंड वन इज नोन एज अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अभी तक जो हमने आउटलाइन पढ़ी है, यू नो कि हमने वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे की पढ़ी है। अभी तक डियर स्टूडेंट हमने आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है उसके आउटलाइन को स्टार्ट नहीं किया है। आज हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन को स्टार्ट करेंगे। और मैं क्या कहूंगा आर्गुमेंटेटिव ऐसे को, एक दफा मैं दोबारा आज डिफाइन करूंगा आर्गुमेंटेटिव ऐसे को। माय डियर स्टूडेंट, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, परसुएसिव ऐसे, लिटरेरी ऐसे। दोबारा बताता हूं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे, लिटरेरी ऐसे एंड परसुएसिव ऐसे, दे ऑल हैव द सेम फंक्शन। ये तीनों के तीनों का सेम फंक्शन है। और डियर स्टूडेंट इन तीनों का फंक्शन क्या है? They are essay where you are supposed to say yes or no। कि ये वो ऐसे हैं यहाँ पे चीजों से या तो आपने एग्री करना है या डियर स्टूडेंट आपने चीजों से डिसएग्री करना है। इनकी नेचर ऑफ टॉपिक क्या होती है? माय डियर स्टूडेंट, नेचर ऑफ टॉपिक इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन सम स्टेटमेंट। कैसे होगी स्टेटमेंट? फॉर एग्जांपल होगी कि इट इज नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स दैट इज अ की टू सक्सेस। ये कोटेशन होगी। कैसे? लाइक मैन इज बर्न फ्री बट ही इज इन चेन्स एवरीवेयर। लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन की फॉर्म में आती है। मोस्ट ऑफ टाइम दैट विल हैपन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट क्या है? माय डियर सर, स्टांस इज रिक्वायर्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ यस और इन द फॉर्म ऑफ नो। आपने या तो माय डियर स्टूडेंट उससे एग्री करना है या आपने डिसएग्री करना है, या आपने डियर स्टूडेंट उसको यस कहना है या आपने उसको नो कहना है। नॉलेज, माय डियर स्टूडेंट, वेरी डिवर्सिफाइड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर टॉपिक आ जाता है कि इज जेंडर इक्वलिटी या मिथ, मैं अगर मिथ कहता हूं या मैं फैक्ट कहता हूं, मैं जो भी कहता हूं, मैं ये नहीं करूंगा कि मैं तमाम के तमाम एग्जाम्पल जो हैं डियर स्टूडेंट वो कुरान एंड सुन्ना से उठा लूंगा। बेसिकली डिवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। हमें उसमें डिवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। और डिवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि कुछ एग्जांपल मैं कुरान से लूंगा, कुछ मैं सुन्ना से लूंगा, कुछ मैं फिलॉसफी से लूंगा। सो आई हैव टू टेक द एग्जांपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स एज वेल। नॉलेज की बात हो गई। मैंने कहा ज्यादा लोग इसमें पास नहीं होते, इसमें नहीं होते कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे एक तो लिखना मुश्किल होता है, बड़े यू हैव टू राइट द लॉन्ग सेंटेंसेस। और इसके साथ साथ जैसे इसमें एक और भी मसला होता है, और मसला ये होता है कि लोगों की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीडिंग हैबिट्स नहीं होती। और जैसा इसके साथ तीसरा जो इसके साथ जुड़ा हुआ मसला है ना, वो आपको लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे भी डिपेंड करता है। लेंथ, माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे बहुत ज्यादा का मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट क्योंकि इसको बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है। मार्क्स फॉर्चुनेटली अगर पास कर गए तो sometime my dear student you will cross this figure of 80 as well। और आखिरी बात ये है कि नॉलेज विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज। आपका बेहतरीन नॉलेज, बेहतरीन लैंग्वेज होनी चाहिए। मैं कहता हूं बेटे ये जो भी स्टूडेंट ये आर्ट डेवलप कर लेना, वो एक तो ऐसे फिर इवन अगर कोई आर्गुमेंटेटिव का एक्सपर्ट है तो फिर उसके लिए डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी इतना मैनी नहीं रखता, ज्यादा मैनी उसके लिए फिर डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी नहीं रखता।
अब लेट मी माय डियर फ्रेंड वी विल मूव फॉरवर्ड। ये एक मैथ देखें। आर्गुमेंटेटिव ऐसे ऑलवेज लुक लाइक दिस वन, कि मीन के ऊपर इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट जो होगा वो बैकग्राउंड को इंडिकेट करेगा, और इंट्रोडक्शन का दूसरा पोर्शन जो होगा, जो आखिरी पोर्शन होगा, वो थीसिस को इंडिकेट करेगा। फिर आपके अपने क्लेम होंगे, मीन कि आप अपने क्लेम करोगे, उसको फर्दर सब आर्गुमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, हमने सीखा था। देन डियर स्टूडेंट आप अपोजिंग व्यू देंगे एंड यू आर सपोज टू राइट डाउन द कंक्लूजन। मैं इससे जानने से पहले ना, आई वुड लाइक टू शेयर 3 आउटलाइन बड़े आर्गुमेंटेटिव ऐसे कि 3 सैंपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपने एक एक लफ्ज पे फोकस करना है, जोर देने। फॉर्मेट, दिस इज फॉर्मेट 1, दिस इज फॉर्मेट 2 एंड दिस इज फॉर्मेट 3। मैं फिर इनके नंबर भी आपको बताता हूं कितने कितने आए थे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे है कि इस जेंडर इक्वलिटी या मिथ, आप गौर से इसको पढ़ें, पॉइंट्स बताएं, और एंड पे आपने तीनों को कंपैरिजन करके मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। हर को मैं आपको 3 मिनट दूंगा। ये फॉर्मेट 1 के लिए आपके पास 3 मिनट्स है। पॉइंट्स बनाने, एंड पे 3 और दूंगा कि आप इनका कंपैरिजन कर लेंगे। बहुत गौर से आपने इसको पढ़ना है, 3 मिनट्स हैं आपके पास इसको रीड करने के लिए। आर्गुमेंटेटिव आउटलाइन के 3 फॉर्मेट हैं। फॉर्मेट 1 आपके सामने है। आपने इन तीनों फॉर्मेट को गौर से पढ़ना और एंड पे एनालिसिस करके मुझे बताना है कि सारे इनमें से कौन सा फॉर्मेट बेहतर है और आप किस फॉर्मेट की तरफ मूव करेंगे। ये फॉर्मेट 1 हो गया, होपफुली सबने पढ़ लिया होगा। अब उन्हीं बातों को, उन्हीं आर्गुमेंट्स को एक नए अंदाज से लिखा गया। रीड दिस केयरफुली। और से इसको पढ़ें, डिफरेंस नोट करें और इस और उसमें क्या डिफरेंस था। फिर आपने मुझे रैंकिंग करके देनी है कि सर इनमें से तीनों में से कौन सी बेहतर आउटलाइन है।
डियर स्टूडेंट, ये अब इसका तीसरा फॉर्मेट है, इसको भी जरा पढ़ें और इसका भी एनालिसिस करें कि इसमें क्या मसाइल है। जी आबिद अली, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। आबिद अली, आपके नजदीक कौन सी आउटलाइन सबसे बेहतर आपको लगी है? आबिद। जी सर पहली वाली अच्छी लगी, लेकिन सर हम एंटीथीसिस को रिफ्यूट नहीं करेंगे, ये आउटलाइन में हम मेंशन नहीं। बेटे आउटलाइन के अंदर एंटीथेसिस नहीं आता। अच्छा, पहली आपको क्यों अच्छी लगी? सर ये उसमें पहले से मेंशन है सर कि हमने आगे क्या लिखना है सर। अच्छा, फ्रिया, आपको कौन सी आउटलाइन अच्छी है इन तीनों में से? फ्रिया, फ्रिया साबिर। सर 1 नंबर। ठीक है आबिद, फ्रिया आप बताएं मुझे। फ्रिया, फ्रिया साबिर। फ्रिया अपने आप को अनम्यूट करें और फ्रिया आपने मुझे बताना है कि आपके नजदीक कौन सी आउटलाइन सबसे बेहतर है। फ्रिया, आप मुझे सुन रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं ना रास्ते में हूँ तो मैंने ना देखा नहीं है, सिर्फ मैंने स्क्रीनशॉट लिए, मैं बाद में देखूंगी, इसलिए मैं ठीक यूनिवर्सिटी है, आती हूँ सर, ठीक तो है, मैं ना आपका लेक्चर ठीक है, इसके रास्ते में ठीक है, सुन ठीक रही है, हूँ। ठीक है। सॉरी अच्छा, सर। जहानूर, जहानूर आप मुझे बताओ। जहानूर जी, जहानूर आपको कौन सी आउटलाइन बेहतर लगी है? सर फॉर्मेट 2 जो था वो थोड़ा एलाबोरेटेड था, मुझे फॉर्मेट 1 से बेहतर लगा है। 3 जो है उसमें भी थोड़ी सी लाइक एग्जांपल्स वगैरह कोटेड हैं, बट मुझे फॉर्मेट 2 ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि उसमें सब कुछ एलाबोरेटेड लिखा है। अच्छा, राना वकार आप बताएं, आपको कौन सा फॉर्मेट बेहतर लगा है? राना वकार। सर जो पहले वाला है वो मेरे ख्याल में डिस्क्रिप्टिव टाइप केसेस की आउटलाइन है, तो वो इसमें ऐसे नहीं लिखा जाता, तो ये मेरे ख्याल में थर्ड वाली बेहतर है क्योंकि फ्रेजेस के साथ है और ये इसी का स्टाइल यही होता है लिटरेचर। या थर्ड वाली देखो, थर्ड वाली तो बिल्कुल मीनिंगलेस है थर्ड वाली। अब ये मुझे बताएं, मैंने लिखा है कल्चरल अटैचमेंट। अब कल्चरल अटैचमेंट से आपको क्या लग रहा है कि मैं उससे एग्री कर रहा हूं, मैं डिसएग्री कर रहा हूं? नहीं सर, असल में मैंने वो उसको लिया है कि फ्रेजेस में आपने कहा था ना कि फ्रेजेस में नहीं लिखना होता है है, तो तो ये फ्रेजेस फ्रेजेस लिखी हुई है। में, बट डू यू थिंक दैट दिस इज कन्वेइंग सम मीनिंग? सर वो अगर मीनिंग्स के लिहाज से ले जाएं तो फिर दूसरे वाला बेहतर है। अच्छा, माय डियर फ्रेंड, मैं बाद में इन तीनों पे दोबारा आता हूं। मैं पहले थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव आउटलाइन आपको पढ़ाता हूं। लाइक द डिस्क्रिप्टिव essay, in argumentative essay, once again stance is required. माय डियर फ्रेंड, डिस्क्रिप्टिव essay की तरह आर्गुमेंटेटिव essay की आउट जो लाइन जो है उसमें भी योर स्टांस इज रिक्वायर्ड। Either you are supposed to say yes or you are supposed to say no. या तो आप उसको yes कहोगे और या आप उसको no कहोगे। So your stance is required either in the form of yes or in the form of no as well. आपकी मर्जी है, आप उसको yes करें और आपकी मर्जी है आप उसको no करें। My dear friend, it must convey a comprehensive image. ये comprehensive image convey करेगा। यहां पे मेरा comprehensive image का मतलब ये है कि डियर फ्रेंड आपकी ईच और एवरी डिटेल्स कन्वे की जाएगी। डिस्क्रिप्टिव की तरह आपका हर एक आर्गुमेंट जो होगा, हर एक आर्गुमेंट कन्वे किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, वी हैव टू मेथड। ये नहीं होगा डिस्क्रिप्टिव जैसे डिस्क्रिप्टिव की तरह था, आर्गुमेंटेटिव में कोई एक्सेप्शन नहीं है कि जी आधे पैराग्राफ आप रिफ्लेक्ट कर दें, आधे नहीं। नहीं, आपके तमाम के तमाम पैराग्राफ जो है डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिफ्लेक्ट ईच एंड एवरी पैराग्राफ एज वेल। माय डियर स्टूडेंट, इट हैज टू पॉपुलर स्टाइल। इसके दो पॉपुलर स्टाइल्स हैं। हम एक को कहते हैं हेडिंग आउटलाइन। वही डिस्क्रिप्टिव की तरह आप हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग के नीचे डियर स्टूडेंट आप अपने आर्गुमेंट्स कन्वे करेंगे।
वही 3 हेडिंग बनेगी। कौन सी बनेगी? यूनिवर्सल बनेगी, आपकी हेडिंग बनेगी, अपोनेंट की हेडिंग बनेगी। आपकी हेडिंग के नीचे आपकी हेडिंग हमेशा पहले आएगी, आपकी हेडिंग के नीचे आर्गुमेंट्स ज्यादा आएंगे, अपोनेंट की हेडिंग बाद में बनेगी। और दूसरी बात, माय डियर सन, सेंटेंसेस आउटलाइन भी बनाई जा सकती है। सेंटेंसेस आउटलाइन क्या है कि आप हेडिंग सब हेडिंग नहीं देंगे, आपके जो आर्गुमेंट्स होगी आप सीधे सेंटेंसेस में कन्वे करने की कोशिश करेंगे। आप सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहां से स्टार्ट लूं, अगर डियर स्टूडेंट मैं वही आपको जो फॉर्मेट दिखा रहा था, मैं अगर उन्हीं फॉर्मेट पे बात करूं, तो मेरी पहली आउटलाइन जो है ना, देखो मैं अभी आपको प्रूव करके दे सकता हूं। मेरा टॉपिक है कि इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ, और मैं कहता हूं यस दिस इज अ मिथ। मैं डियर स्टूडेंट वही यूनिवर्सल हेडिंग इंट्रोडक्शन की बनाऊंगा, और उसके नीचे मैं स्पेसिफिक लिखूंगा कि एवोल्यूशन ऑफ सिविक लाइफ, और नैरो डाउन किया व्हाट डज मीन बाय जेंडर इक्वलिटी। उसके बाद डियर स्टूडेंट मैंने अपनी पहला स्टांस लिखा, और मेरा पहला स्टांस क्या है कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। विद आर्गुमेंट्स आई हैव टू प्रूव दिस वन। बेटे जो भी स्टांस लेना है ना, आप यस कहो नो कहो, मैं पता क्या स्टांस ले रहा हूं। ये टॉपिक ये है कि क्या मर्द और औरत बराबर हैं। यहां बराबरी का मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं कह रहा हूं ना बराबर थे, ना बराबर हैं, और ना ही बराबर फ्यूचर में हो सकते हैं। मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। माय डियर सन, मेरी पहली आर्गुमेंट ये है कि मेल, अगर इस दुनिया को आज की डेट में मैं देखूं ना, वी हैव 193 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। औरतों की पॉपुलेशन जो है दैट इज मोर देन मेल, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 52%। अगर ये दोनों बराबर होते ना, तो दुनिया के आज 93 कंट्रीज मस्ट बी रूल्ड बाय फीमेल एज वेल। 93 कंट्रीज को फीमेल रूल कर रही होती। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव ओनली 2 or 3 or 4 countries, so this indicate that this equality is a myth। चले हम इसको एक और एंगल से देखते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वुमेन राइट्स जो है उसका चैंपियन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। माय डियर फ्रेंड, अभी जो बाइडेन जो है, he is the 46th president, but they have never allowed any female to become the president of the United States of America as well। उन्होंने तो कभी वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बनने दिया, पहली दफा वाइस प्रेसिडेंट बनी है। So this indicate that this equality is not existed। मेरी डियर सर दूसरी अटैचमेंट है, मेरी दूसरी आर्गुमेंट है कल्चर अटैचमेंट। यहां पे इस फ्रेज को जब मैं हेडिंग के साथ मिला के पढ़ूंगा ना, तो मीनिंगफुल बन जाएगी। माय डियर सर, इस दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो वी हैव 3 प्रोमिनेंट कल्चर्स। 3 भी नहीं है, 4 है। एक वेस्टर्न कल्चर है, एक मुस्लिम कल्चर है, एक साउथ ईस्ट एशिया का कल्चर, जापान, कोरिया, चाइना, थाईलैंड वगैरह, और जो आखिरी कल्चर है वो सब कंटिनेंट का कल्चर है, हिंदू कल्चर है। चलो ठीक है, इस्लाम को छोड़ देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं इस्लाम औरत के राइट के अगेंस्ट है। लेट मी टॉक अबाउट हिंदुइज्म। हिंदुइज्म तो औरतों से राइट ऑफ लाइफ जो है वो भी स्नैच कर लेता है। अगर औरत के पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाए, तो वो तो उसको भी मौत के बराबर कर देते हैं। और डिसेंट इवन अगर वो ना भी करे, खुद अपने लिए मौत को ना भी ऑप्ट करे, तो शी कैन नेवर पार्टिसिपेट इन एनी हैप्पी मोमेंट एज वेल। अगर किसी शादी ब्याह पे आएगी भी सही, अपने मूवीज में देखोगा सफेद कपड़ों के अलावा कपड़ा नहीं पहना जा सकता। चलें इसको भी छोड़ देते हैं, वेस्टर्न कल्चर में चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज भी वेस्टर्न कल्चर में दे ऑलवेज सेलिब्रेट देयर मेल बेबी रादर देन द फीमेल बेबी। माय डियर फ्रेंड, जब चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो उनकी हमेशा प्रेफरेंस मेल बेबी होता था रादर देन द फीमेल बेबी एज वेल। चलें तीसरे एग्जांपल पे चले जाते हैं। और डियर फ्रेंड, तीसरी एग्जांपल है ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस। दुनिया के ऑर्थोडॉक्स 4 मजहब हैं,
क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, जूडाइज्म है, या बौद्धिज्म है। चलें इस्लाम को तो छोड़ देते हैं, मुझे बताएं अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो कभी आपने पोप फीमेल भी देखी है? ये बुद्धिस्ट जो हैं, जो बुद्धिस्ट के मॉन्क्स होते हैं, वो भी कभी फीमेल देखी है? हिंदू के पंडित जो होते हैं, कभी आपने ये भी देखा है कि कोई फीमेल जो है उनके निकाह के फेरे लगवा रही है, वो चक्कर लगाते जो हैं? सो मजहब, दुनिया के जितने भी मजहब हैं, उसमें मेल इज प्रेफरेंस, द प्रेफरेंस हैज बीन गिवन टू द मेल एज वेल, नहीं है बराबर। नेक्स्ट एडिशन, कंजर्वेटिव सोशल नॉर्म्स। आज भी तमाम के तमाम दुनिया के मुआशरों के अंदर औरत को हर काम के लिए सूटेबल नहीं समझा जाता। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। देखें, दुनिया के अंदर इंसानियत का सबसे ज्यादा कत्ल जो किया है ना, वो मर्दों ने किया है। हलाकू खान मर्द था, नेपोलियन मर्द था, हिटलर मर्द था, और एक और कंसेप्ट है, हम उर्दू में उसको कहते हैं जलाद। इंग्लिश में इसका कोई लफ्ज नहीं है। जलाद होता है मौत देने वाला। देखें बेटे, जिसको फांसी की सजा दी जाती है उसको हमेशा मर्दी फांसी घाट तक उसको हमारे यहां तो फांसी दी जाती है ना। अंग्रेजों का इंजेक्शन लगाया जाता है। आपने कभी देखा डेथ इंजेक्शन कोई फीमेल लगा रही हो? दूसरी साइड में देखें बेटे, दुनिया के दो प्रोफेशन जो है दे आर कंसिडर द बेस्ट फॉर फीमेल एज वेल। क्यों? दोनों को केयर की जरूरत होती है, काइंडनेस की जरूरत होती है। एक अगेंस्ट स्मॉल किड्स एंड द सेकंड वन इज पेशेंट। दुनिया के बेहतरीन जो टीचर है ना प्री नर्सरी की, वो फीमेल्स होंगी। नेक्स्ट एडिशन, इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ द वुमेन। इकोनॉमिक डिपेंडेंस का जो हरगिज ये मतलब नहीं है कि जी औरत जो है वो सैलरी जॉब करे और पैसे कमाए। इकोनॉमिक डिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर कोई फीमेल को मनी अर्न करती है तो वो उसको इन्वेस्ट भी खुद करे। मैं भी आपकी क्लास शुरू करने लगा हूं तो मैंने वैसे ही गूगल पर सर्च किया, मैंने लिखा टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, मुझे एक भी फीमेल का नाम नजर नहीं आया। मैंने लिखा टॉप 100 एंटरप्रेन्योर, मुझे एक भी फीमेल का नाम नजर नहीं आया, एक भी, नॉट अ सिंगल फीमेल। We have limited political participation by women as well. तो बेटे इकोनॉमिक, इवन औरत के पास जायदाद होगी, पैसा होगा ना, वो कभी भी खुद इन्वेस्ट नहीं करेगी। पहले बाप करेगा, फिर भाई करेगा, फिर मियां करेगा, फिर बेटा करेगा। They have limited jobs as well. मेडिसन, अगर मैं फिलॉसफी की बात करूं तो फिलॉसफर में से प्लाटोस जो है, he has totally ignored any right of women as well. और वो तो ये कहता था कि they are the property of the state. और शेक्सपियर ने क्या कहा? उसने कहा औरत की दूसरा नाम कमजोरी है। अब अगर मैं दूसरा स्कूल ऑफ थॉट लूं, वो क्या कहते हैं? जहां पे रिफ्यूट नहीं किया जाता, रिफ्यूट अगर बॉडी पैराग्राफ में जाके, और उनके हार्डली 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 से ज्यादा आर्गुमेंट्स नहीं होते। क्या लिखा? वुमेन इक्वलिटी इन वेस्ट। वो सबसे पहले एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं जी यूरोप में बराबर है। अच्छा, मैं तो ये समझता हूं, बिलीव मी बाय द वे, कि यूरोप में भी बराबर नहीं है। आज भी आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लें ना कि सेम काम की मेल सैलरी ज्यादा लेगा और फीमेल जो है ना वो सैलरी कम लेगी। दूसरी उनकी एग्जांपल होती है, तो इसको आगे हम रिफ्यूट करेंगे। उनकी दूसरी एग्जांपल होती है कि जी आर्टिकल 20 पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने बराबरी दी है, बिल्कुल बराबरी दी है, बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एग्जिस्टेड। वो कहते हैं बायोलॉजिकल इक्वलिटी है, बिल्कुल बायोलॉजिकल, पहली बात है बायोलॉजिकल इक्वलिटी भी नहीं है। हम तो यहां पे बायोलॉजिकल इक्वलिटी की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। देन यू आर सपोज्ड टू राइट ऑन द कंक्लूजन। इनके भी सब आर्गुमेंट्स लिखे जा सकते हैं। ये रिकमेंडेड है, ये क्या है? इसको मैंने नाम दिया रिकमेंडेड। लेकिन जैसा कि कुछ आइडियल ये है, माय डियर स्टूडेंट, आप कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं बनाएंगे। यू आर सपोज टू राइट डाउन द सेंटेंसेस अलाउड हैं आर्गुमेंटेटिव में, लेकिन 2 चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज, इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका तमाम के तमाम सेंटेंसेस लुक लाइक ए न्यू वन।
ये ना हो कि हर जगह आप लिखें वोमेन इक्वलिटी, आपका हर एक सेंटेंस एक नया जुमला लगे। और दूसरी बात ये है कि आपका हर सेंटेंस मैसेज या मीनिंग कन्वे करे। हमने क्या लिखा इंट्रोडक्शन, इसकी कोई बाइफर्केशन नहीं होती। अब देखें ना, मैं हर सेंटेंस लिखूंगा, सेंटेंस मीनिंग भी कन्वे करेगा, लेकिन डियर स्टूडेंट मीनिंग कन्वे करने के साथ साथ कोई भी सेंटेंस एक दूसरे सेंटेंस की रेपिटेशन नहीं होगा। मैंने यहां पे लिखा मेल डोमिनेंस इन सोसाइटीज मैनिफेस्ट द रियलिटी ऑफ जेंडर इक्वलिटी। Culture attachment reflect the male supremacy in many societies. Orthodox religious practice restrict women equality. Conservative social norms make women equality a distant dream. Economic dependence of women is still an illusion. Limited political participation by women convey the reality. Women equality can be seen in Western culture. Article 25(2), Constitution of Pakistan 1973 ensure the equality. Biological equality of men and women. Support the. अब देखो ना, यहां पे जब मैंने कहा कि women equality can be seen in Western culture, तो यहां पे भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा शुरू हो गया कि अब मेरा स्टांस जो है वो स्टांस चेंज हो रहा है। जब आप अपोनेंट के स्टांस पे जाएंगे तो डियर स्टूडेंट आपकी जो स्टेटमेंट्स होंगी, स्टेटमेंट्स चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। एंड पे हम लिखा कि biological equality of men and women support the concept of equality. अब तीसरा देखें, अब तीसरा डियर स्टूडेंट हेडिंग खत्म हो गई है। जब हेडिंग खत्म हो गई है तो फ्रेजेस हैं, तो ये फ्रेजेस कोई मतलब मैंने लिखा मेल डोमिनेंस इन सोसाइटीज क्या कन्वे कर रही है। चलो ये तो कल्चर अटैचमेंट क्या कन्वे कर रही है। तो बहुत से लोग क्या होते हैं कि वो सेंटेंसेस आउटलाइन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उनका हर आर्गुमेंट्स मीनिंग कन्वे नहीं करती। मैं दोबारा बताता हूं, माय डियर स्टूडेंट रिकमेंडेड ये है, ये आसान है, आइडियल ये है, लेकिन इसमें दो चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका हर सेंटेंस कोई ना कोई मैसेज कन्वे करे, और दूसरा आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि कभी भी किसी भी चीज की रेपिटेशन ना हो। और मैं एक बात बताऊं, तीसरी चीज जो सबसे बेहतरीन है, इन दोनों को अमलगेशन बना लो। ऊपर हेडिंग लिख लो, बेशक उसके नीचे सेंटेंस लिख दो, सबसे ज्यादा खूबसूरत वो होगी। लेकिन एक चीज दोबारा मैं बार बार कह रहा हूं, सेंटेंस रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस की कभी भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब देखें ना, तीसरी हमने सेंटेंसेस की लिखने की कोशिश की, नहीं बनी, खराब हो गई। मैं एक मिनट क्वेश्चन लेता हूं, मैं दोबारा वापस आऊंगा। मैंने कहा डियर स्टूडेंट वी हैव टू टाइप ऑफ आउटलाइन। हमने एक को नाम दिया सेंटेंसेस आउटलाइन और दूसरे को हमने दिया हेडिंग आउटलाइन। रिकमेंड मैं हेडिंग कर रहा हूं। मैंने क्या सेंटेंसेस को मैंने कहा ओकेजनली, मैंने कहा कभी कभार you may illustrate or justify your stance with a point in the form of phrases or sentences, as sentences can be used in argumentative essay as well. In ideal terms, every argument should be taken from different fleet. My dear student, it should be flawless and it must have the beautiful presentation as well. इसकी presentation भी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। और आइडियल हम किस पे गए, बेशक आप हेडिंग्स में बना दें, बेटे दूसरा आमना फॉर्मेट ये होता है कि उसके अंदर आप हेडिंग्स नहीं लिखते, आप सीधे आर्गुमेंट्स लिखते हैं और वो आर्गुमेंट सेंटेंसेस के फॉर्म में भी लिखे जाए। ये देखें, ये सेकंड फॉर्मेट है। इंट्रोडक्शन लिखा, इसकी कोई बाइफर्केशन नहीं, ऊपर कोई हेडिंग नहीं, सीधा आर्गुमेंट्स पे चले जाते हैं। और मैं आपको मशवरा दूंगा, इन दोनों का मिक्सचर लिखें। मिक्सचर कैसे बनेगा, अब मैं आपको दिखाता हूं। अब ये एक ऐसे है मेरा, हैज डेमोक्रेसी फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा मैंने स्टांस लूं। मैंने कहा एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस,
डेमोक्रेसी एंड इट्स की ऑब्जेक्टिव। कभी कभार एक और भी इवन आप एक स्टांस लेने से पहले भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं जिसके अंदर अब 4 हेडिंग नहीं बनेगी, 5 हेडिंग बनेगी। कभी कभार आप ये भी कर सकते हैं, यहां पे मैंने लिखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल डेमोक्रेसी। अब क्या करूंगा, मेरा यहां पे स्टांस बिल्ट हो जाएगा। आपकी मर्जी है ये पैराग्राफ लिखो या ना लिखो, लेकिन मेरा यहां पे थोड़ा सा केस बिल्ट हो जाएगा। मेरा यहां से मैं अगेन कह रहा हूं, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी टू डिलीवर इन पाकिस्तान। हालांकि मैंने हेडिंग दी है, इसके नीचे मैं कभी सेंटेंसेस लिखूंगा, कभी फ्रेजेस लिखूंगा। दोनों का अमलगेशन बन गया है, ज्यादा खूबसूरत होती है। मैंने कहा ऊपर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर लिखा था कि डेमोक्रेसी ने हमसे प्रॉमिस किया है कि पॉवर्टी को खत्म करेगा। नीचे मैंने आर्गुमेंट लिखी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी कंफर्म द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। 27% of the total population is living below the poverty line, and 48% citizens do not have access to the clean water. My dear son, मैं लेता हूं क्वेश्चन। माय डियर सन, डेमोक्रेसी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती है या इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर अब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी। देखो ना, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, मैनिफेस्ट द रियलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हमेशा कन्वे की जाती है, इंश्योर की जाती है, बट यू नो दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नेवर डिनाइड इन रियल डेमोक्रेटिक स्टेट्स, but unfortunately in our country we have kidnapping and torture on our society as well. डेमोक्रेसी हमेशा इन्फ्लेशन को नीचे की तरफ लेके आती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन दिन ब दिन ऊपर जा रही है। माय डियर सन, डेमोक्रेसी हमेशा इंश्योर करती है जेंडर इक्वलिटी को, बट अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री वी हैव द प्रेवलेंस ऑफ द जेंडर इनइक्वलिटी एज वेल. Restoration of democratic government has failed to build the confidence of the direct investment as well. Failed to ensure the nation integration. Failed to provide the basic need to the peoples. ना food है, ना shelter है, ना education है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि democracy is very successful। और सबसे पहली बात करते हैं, वो कहते हैं हमने 18th अमेंडमेंट दी है। क्यों दी है? डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए। क्यों डेवोल्यूशन ऑफ पावर? गुड गवर्नेंस होगा। मेरे नजदीक तो 18th अमेंडमेंट, मैं इसको रिफ्यूट करूंगा। मैं कहूँगा बिल्कुल अच्छी बात है 18th अमेंडमेंट हुआ, बिल्कुल अच्छी बात है डेवोल्यूशन हुआ, लेकिन मुल्क में 2011 की निस्बत आज बैड गवर्नेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द गुड गवर्नेंस। दूसरी एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं जी हमने एनएफसी अवार्ड दिया। एनएफसी क्या है? मेडिसन हम इसको कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है और इसका काम यह है कि ये एक डॉक्यूमेंट डिसाइड करती है कि मुल्क में जो रेवेन्यू एफबीआर जनरेट करेगी उसको कैसे आपस में डिवाइड किया जाएगा। पहला रूल ये था, आबादी के मुताबिक ये डिवाइड होता था, लेकिन 2010 में एक मल्टी फार्मूला अडॉप्ट किया गया। इसको थोड़ा सा आपने पढ़ना है, अभी तक एनएफसी 11 नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, आबादी नहीं, हम आबादी भी देखेंगे, हम टैक्स कलेक्शन भी देखेंगे, हम वार एंड टेरर भी देखेंगे, हम पॉवर्टी भी देखेंगे। उससे पहले पंजाब का जो टोटल शेयर होता था वो 50% होता था, फिर कम होकर 43-44% हो गया। बलूचिस्तान, सिंध और केपीके का शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब क्वेश्चन ये है कि बलूचिस्तान की बजट या पैसा बहुत बढ़ गया, क्या वो जो पैसा बढ़ा वो क्या डेवलपमेंट पे लगा? जब बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है वो पहले की निस्बत आज डेवलपमेंट की बेहतर है? बिल्कुल बेहतर नहीं है। और तीसरी बात वो क्लेम करते हैं कि जी हमने फ्रीडम ऑफ प्रेस दी है। मेरे नजदीक तो फ्रीडम ऑफ प्रेस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आया भी नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ना, ये मुशर्रफ एरा में आया था। और दूसरी बात है, इसमें किसी एक इंडिविजुअल को क्रेडिट नहीं है, दिस इज बेसिकली टेक्नोलॉजी, खास तौर पे सोशल मीडिया की वजह से आया है। और देन डेसंट विल मूव टू द कंक्लूजन एज वेल। अब ये आउटलाइन देखें ना बेटे, इसके अंदर दोनों का अमलगेशन बना हुआ है। तो मैं आपको कहूंगा कि ऊपर हेडिंग बनाए और नीचे सेंटेंसेस और फ्रेजेस में लिखें, दिस सीम्स मोर बेटर।
बेटे सब आर्गुमेंट्स 2 ही होती हैं, 3 तक भी जा सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 लिखी हैं लेकिन मोस्टली 2 होती हैं। तो ये है इसका तरीका। मैं दोबारा उसी फॉर्मेट पे जाता हूँ, एक दफा आप दोनों को 3 फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा। जब 3 फॉर्मेट देखेंगे तो आपको चीजें बड़ी कैटेगोरिकली बहुत क्लियर हो जाएंगी। माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मेट 1 था हेडिंग के साथ, ये फॉर्मेट 2 था, कोई हेडिंग नहीं है, सीधे सेंटेंसेस लिखे। ये फॉर्मेट 3 है, इसमें कभी देखा ना राइज इन इन्फ्लेशन जो है ये फ्रेज लिखा गया है, हेडिंग भी दी है, लेकिन इसका पहला और दूसरे आर्गुमेंट्स जो है ना वो कोई फ्रेजेस नहीं है, वो दोनों को तो दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। और दूसरा क्या है कि हम आर्गुमेंट्स को सब आर्गुमेंट्स में डिवाइड किया गया है। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरा फेथ है कि अगर आप अपनी आउटलाइन बेहतर कर लें, आप इंट्रोडक्शन बेहतर कर लें, आपके फेलियर जो है वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगा। आप खुद अंदाजा कर लें कि आप जो पहले दिन लिख रहे थे आप भी वैसे ही लिखते हैं। और दूसरी बात है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, सैटरडे को आपको 3 घंटे का फुल फ्लेज मॉक है, 9 से लेकर 12 तक, ठीक है। और 2 ही टॉपिक आएंगे, मैं टॉपिक अभी आपको बता देता हूं माय डियर फ्रेंड। एक जो आपका फील्ड में बता देता हूं, पहली फील्ड एजुकेशन होगी और दूसरी फील्ड जो होगी वो डेमोक्रेसी होगी। इनसे मैं आपको 3 घंटे का फुल फ्लेज मॉक लूंगा। माय डियर फ्रेंड, आप मॉक करेंगे और आप उसको ऑनलाइन नहीं भेजेंगे, आप उसको कोरियर करेंगे, क्योंकि वो 10, 12, 15 पेज होते हैं। अक्सर जो आप इमेज भेजते हैं या तो उसका प्रिंट ठीक नहीं होता या अगेन इमेज सही नहीं होता, तो वो सिर्फ हम हार्ड कॉपी में चेक करेंगे। कब होगा? सैटरडे को। टाइम क्या होगा? 9 से लेकर 12 तक। जी, अब आपके जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन करें, देन कुछ और चीजें मैंने बतानी है वो बताता हूँ। ये मैं क्वेश्चन लेता हूँ उमैर का। जी उमैर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी उमैर। सर ये आपने बताई सर इसी फॉर्मेट में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल डेमोक्रेसी, इसमें सर हम अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक ही पैरा में सर जो 5-6 वो सारी की सारी बेटे एक ही पैरा में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो केस बिल्ट हो जाएगा ना आपका। ओके सर, थैंक यू सर। जी हिरा आप बताओ। ये हिरा बताओ। हिरा मैं सुन रहा हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हिरा। सर मैंने पूछना था कि फॉर्मेट 2 है उसमें तकरीबन 11 सेंटेंस हेडिंग्स हैं, तो फिर इस तरह हमारे 11 पैराग्राफ बनेंगे तो ऐसे की लेंथ कम नहीं हो जाएगी? आप बेटे इसको बढ़ा भी सकते हो। मैंने 11 इस वजह से बनाए हैं क्योंकि मैंने 2 स्लाइड में खत्म करना था इसको, मेरे पास जगह नहीं थी। आप जी इसको सर, ठीक। 13 तक लेके जाओगे। वैसे भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बहुत ज्यादा लंबी लेंथ नहीं होती। जी सर ठीक, यही पूछना। जी आबिद आप बताओ। आबिद अली। यस सर, हम इसमें ट्रांजिशन पैराग्राफ लिख सकते हैं ना सर? बेटे आर्गुमेंटेटिव में ट्रांजिशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? जब आपकी अपनी आर्गुमेंट्स खत्म होगी ना, आप अपनी आखिरी आर्गुमेंट लिखोगे। यस फिर सर। बेटे जब आप दूसरों के आर्गुमेंट्स पे जाओगे ना, किस पे? दूसरे के आर्गुमेंट्स। दूसरों के आर्गुमेंट्स पे। यस सर। तो दूसरों के आर्गुमेंट्स में आप लिखोगे, ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं आता, ट्रांजिशनल वर्ड्स आते हैं। ओके सर। क्या आते हैं? ट्रांजिशनल वर्ड्स आते हैं। और सर जिस तरह ऑन कंट्री। जी, अनलाइक, ऑन द कंट्रेरी, जब ये करते हैं तो उससे ट्रांजिशन हो जाती है। ओके सर, थैंक यू। जी क्वेश्चन है हनान बेग का। सर डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो या आर्गुमेंटेटिव हो, इसकी लास्ट हेडिंग कंक्लूजन होती है। जी तो सर जब कंक्लूजन के बाद हमें नेक्स्ट पेज से ऐसे स्टार्ट करना होता है या उससे हाँ, नीचे से? वैसे मैं गुड क्वेश्चन बेटे, अगर आपने 1.5 पेज से ज्यादा जा चुके हो, किधर 1.5 पेज से ज्यादा, तो गो टू द नेक्स्ट पेज और दोबारा ऊपर लिखे हेडिंग दें एसे की। किसकी हेडिंग दें? एसे की, क्योंकि पीछे तो हेडिंग दी थी आउटलाइन की। अगर आप नहीं भी, एक मिनट, अगर आप नहीं भी जाना चाहते ना, आप समझते हैं नहीं यार बस इधर से ही शुरू करना है, बस ये मेरा, एक मिनट, ये मेरा कंक्लूजन खत्म हुआ है ना जहाँ पे, एक मिनट, जिसका थोड़ा सा जल्दी खत्म हुआ मैं वो दिखा दूं। ये बेहतर ये है कि ये खत्म हुआ है ना, गो टू द नेक्स्ट पेज। जब अगले पेज पे जाएंगे तो वहां दोबारा हेडिंग देंगे किस चीज की? एसे की, ठीक है। और इसके बाद लिखना शुरू करना है।
सर वर्ड ऐसे लिखना है या टाइटल लिखना है ऐसे का? ऐसे लिखना है, सिर्फ ऐसे लिखना है। टॉपिक लिखना चाहो तो टॉपिक भी लिख सकते हो ऐसे। देखो ना यहाँ पे, एक मिनट बेटे, यहाँ पे जब आउटलाइन थी ना, यहाँ आप जब मैंने पीछे दिखाया था तो वहां आपने हेडिंग एक दी थी, आउटलाइन की हेडिंग दी थी। किस चीज की? आउटलाइन। जब मैं सबसे पहले दिखाया था, जब आप आउटलाइन लिखते हो तो आउटलाइन की सबसे पहले आप हेडिंग देते हो आउटलाइन की। जब आउटलाइन खत्म करोगे तो वैसे एडवाइस ये गो टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज आप ये देखे ना, हमने ये एक हेडिंग दी थी, ये मैंने सबसे पहला जो आपको पढ़ाया था, मैंने ये आपको पहला पढ़ाया था, एक फॉर्मेट मैंने ये दिया था, सॉरी ये देखो ना, यहाँ आउटलाइन की हेडिंग है। अब सपोज ये जिधर भी खत्म हो गई ना, इसको खत्म करोगे, गो टू द नेक्स्ट पेज, और दोबारा आप हेडिंग दोगे ऐसे की। टॉपिक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और इसके बाद लिखना शुरू कर लो। और हनान, अगर आप समझते हो कि नहीं आपने इसी पेज से लिखना है, तो फिर इसके नीचे एक एंड तक लाइन लगाओ ऐसे। एंड तक लाइन का मतलब ये होगा कि एक पोर्शन आपका खत्म हो गया, दूसरे पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। बेहतर ये गो टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अब्दुल गफार का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अब्दुल गफार सर, पूछना ये था कि अगर हम ऊपर आउटलाइन में वो अपोनेंट की जो होती हैं सर, वो हम अगर हेडिंग देते हैं तो वो 7 पैराग्राफ में सर वो 7 ही रिफ्यूट करते जाएं हम उसके। हाँ, जब बॉडी पैराग्राफ में जाओगे ना, इधर आउटलाइन में कोई रिफ्यूट नहीं होता। जब बॉडी पैराग्राफ में जाते हो तो उसी बॉडी पैराग्राफ के अंदर उसी को रिफ्यूट कर दिया जाता है। लेकिन सर उनकी हेडिंग तो ऊपर 7 देनी है जो अपोनेंट की है ऊपर आउटलाइन में। आउटलाइन में हेडिंग तो देनी है ना, हेडिंग तो हमने यहाँ Yes. देखे ना, दी है, ठीक है। Yes. क्योंकि जब आपका स्टांस खत्म होगा, आप अपोनेंट स्टांस पे जाओगे तो आप हेडिंग तो दोगे उनकी। अगर आप हेडिंग वाला ऐसे लिख रहे हो, अगर कौन सा फॉर्मेट Yes, sir. अडॉप्ट कर रहे हो, हेडिंग वाला, तो ये देखे ना, यहाँ पे मैंने पहले आपके स्टांस की हेडिंग दी थी, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, और फिर दूसरों के स्टांस की दी थी, ये देखें। यस सर। और आउटलाइन के अंदर रिफ्यूट नहीं होता। जब इस पे पैराग्राफ लिखोगे, आप लिखोगे जी वेस्ट के अंदर बराबर है, एंड पे इसको Yes, sir. रिफ्यूट करोगे, लेकिन हकीकत तो हम, ये सिर्फ किताबों में बात है कि बराबर हैं, वहां पे भी सैलरी का बहुत ज्यादा फर्क है मेल और फीमेल का, तो हम कह सकते हैं कि बराबर नहीं है। यस सर। जी तौहीद, आप बताओ। सर ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं है, यानी सिर्फ सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम है। हो इसी गए। वजह से बेटे मैं आपको कह रहा था, इसी वजह से मैंने ये बात भी आपको बताई है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक को निकाल भी दो तो ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक को रहने देने तो ऊपर से ऑब्जेक्टिव को निकाल दो। बात मैंने अभी बताई है। सही सर, थैंक यू। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिर एक आउटलाइन लिखेंगे, और आज मैं आपको वो शायद आउटलाइन लिखा रहा हूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। मैं 3 टॉपिक दे रहा हूं। डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बड़ा इन टॉपिक है। उर्दू शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। और तीसरी बात है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग और कार्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग और कार्स। 1 घंटे का टाइम है, 9:30 तक आपने इसकी आउटलाइन बना के भेजनी है। माय डियर स्टूडेंट, आप कोशिश किया करें कि बेस्ट अमंग बेस्ट हो। को क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर लें, और सैटरडे को आपको फुल फ्लेज मॉक एग्जाम है। जी आबिद बताओ। सर मैंने कल आपको आउटलाइन भेजी है, लेकिन थोड़ी बाद में भेजी थी सर, प्लीज उसे चेक करिए। ठीक ठीक। ओके सर, थैंक यू। जी दोबारा हनान बताएं। सर लास्ट ईयर ऐसे आया था, प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। सर इसमें अगर केस बिल्ड करने के लिए एक हेडिंग बनाई जाए ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री, तो एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है सर, थैंक यू। निम्रा आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी निम्रा। सर मैंने आपको कल टेक्स्ट किया था कि मैंने कल से आपने क्या किया? मैंने कल आपको टेक्स्ट किया था कि मैंने कल से ज्वाइन किया है, और ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं क्योंकि मुझे चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। बिल्कुल निम्रा, आप ना ठीक है, आपने मुझे कोई अप्रोक्सीमेटली 2 o'clock कॉल करना तो मैं आपको टाइम दूंगा।
उमर आप बताओ। मैं 1 मिनट आपका क्वेश्चन लेता हूँ, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दें। उमर लेता हूँ मैं क्वेश्चन। जी उमर क्वेश्चन करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी उमर। सर वो कंटेंट का कुछ सर मैं आगे आज हमारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, कल से कंटेंट मैंने पढ़ाना है उमर। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। आयशा बासी। सर आउटलाइन मतलब चेक करके आपने भिजवा दी थी, लेकिन वो पता नहीं चल रहा इसमें और किस तरह इम्प्रूव किया जाए। हमने 2-3 दिन जैसे पहले एक दिन डिस्कशन की थी ना, इस सैटरडे संडे को दोबारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर। आमना आप बताओ। सर जो आउटलाइन आपने भेजी है ना चेक करके, एक तो सर ये कि उसमें आपने लिखा है राइट कंप्लीट फ्रेजेस, तो मतलब सर फ्रेज तो कंप्लीट नहीं होता होता। कंप्लीट फ्रेज का मतलब ये है कि बेटे आपने ना सिंगल वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं सर? मतलब जैसे मैंने लिखा है कि गवर्नमेंट्स स्ट्रेटजी, तो इसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क आपने डाला क्या हुआ लिखा है है? गवर्नमेंट्स स्ट्रेटजी। इसको थोड़ा सा और बेहतर करो ना, गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव एजुकेशन, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? तो वो तो ठीक है, वो तो, लेकिन वो सेंटेंस बन जाएगा ना फिर। कैसे वो तो बना? 1 मिनट, गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव एजुकेशन, सेंटेंस तो नहीं बना। किसने कहा बना सेंटेंस? सेंटेंस बेटे तब होता है जब इसमें वर्ब भी होता है, जब इसमें सब्जेक्ट भी होता। जी। आपके अक्सर फ्रेज ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। बेटे फ्रेज को थोड़ा सा लंबा करो ताकि इट मे बी मीनिंगफुल। ठीक है सर। सर और ये वो वाहिद मिस्टेक है जो आपने पॉइंट आउट किया है, और आपने मुझे 4 दिए हैं, तो सर और क्या मिस्टेक है? आप थोड़ी सी आर्गुमेंट्स की क्वालिटी बेहतर करो। अच्छा ठीक है सर। सर और ये जो आपने 2 टॉपिक्स दिए हैं, इसमें से नॉलेज हम कहाँ किन रिसोर्सेज से बिल्ड करें? ये सैटरडे कल मैं बताऊंगा। अभी तो आपने फिलबदी लिखने हैं, अभी तो किसी चीज से हेल्प नहीं लेनी है। अभी तो जो आपका नॉलेज है, बाकी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह इनको। हनान आप बताओ। सर ये आपने जो अभी आज फॉर्मेट 1-2 दिखाए हैं, आपने इनको कितने मार्क्स दिए थे? बेटे फॉर्मेट 1 में आपके मार्क्स आएंगे 5.1 5.2। फॉर्मेट 2 में आपके मोर देन 6 आएंगे, और जो तीसरा फॉर्मेट उसमें लेस देन 4 आएंगे, और जो चौथा फॉर्मेट दिखाया था ना मैंने, उसमें सबसे ज्यादा नंबर उसमें आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जैसे योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ, अभी से आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, और आज आप हर एक की एफर्ट होनी चाहिए कि आपके आउटलाइन सबसे बेहतर हो।